नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा, आपका नर्सिंग टुडे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। तो देखो, सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर बात करूंगा। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आईवी थेरेपी, और आईवी थेरेपी का मैंने आपको कहा था हम लोग आज शुरू करना चाहते हैं क्वेश्चन सेशन। क्या शुरू करना चाहते हैं? क्वेश्चन सेशन। इसके अंतर्गत एक एक प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो, एक एक प्रश्न की बात करें तो प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। प्रश्न को पहले तो आप ध्यान से पढ़ें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद में आप कमेंट करें। आप पहले मन में सोचें कि सर ने हमें क्या पढ़ाया है। और एक बात मैं बता दूं कि प्रश्न हल करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। प्रश्न क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है और यही क्यों बन रहा है, सबसे पहले आंसर देते समय आपको यह पता होना चाहिए कि रॉन्ग आंसर को एलिमिनेशन की आदत डालो बेटा। जब तक रॉन्ग आंसर एलिमिनेट नहीं करोगे तब तक मेरा चैलेंज है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए, और अगर आपने रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन टेक्निक को सीख लिया है तो मैं कहता हूं भारत का कोई भी कंपटीशन आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। तो चलो एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, देखो ध्यान से सुनिए, यहां पर आपको कहा जा रहा है कि द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन। प्रश्न को समझ लीजिएगा और प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स देख लेता हूं। हाँ भाई, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो दिनेश? चलो गुड इवनिंग बाद में, पहले आप सुन लें। देखो बात सुनिएगा, हम लोग यहां बात कर रहे हैं हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, कि भाई पोटेशियम की हाईएस्ट कंसंट्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अब आपके सामने ये निम्नलिखित सॉल्यूशन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये आपके सामने निम्नलिखित सॉल्यूशन है और यहां पर एग्जामिनर अब आपको जानना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है, सीधा सीधा मतलब यह है कि पोटेशियम की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से कौन से सॉल्यूशन में, यही है सीधा सीधा मतलब। हाँ बताएं। प्लाज्मा? नहीं, या आरएल? हाँ, जहां तक है मुझे ध्यान है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो आरएल के बारे में जानते हैं। अब देखो, हम एक टेक्निक यूज करेंगे जो मैंने आपको क्या कहा, एलिमिनेशन की टेक्निक को आप यूज करें। एलिमिनेशन, मैंने आपको कहा कि आप कोशिश करें कि रॉन्ग को बाहर निकालना है। अब कैसे, तो बात को सुनना। जनरली जो प्लाज्मा की आप बात करते हो, सुनिएगा कि जनरली अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं या सीरम ब्लड प्लाज्मा लेवल की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और टॉपिक्स आएंगे वहां पर भी पढ़ाऊंगा कि ये जो कंसंट्रेशन है 3.5 से 5.1 और मैक्सिमम 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। देखो बेटा, कोशिश करो, क्या कोशिश करो कि आप रॉन्ग को बाहर निकालो। मैं कह रहा हूं रॉन्ग क्या, आपको तो हर ऑप्शन के बारे में पता कि अगर आपको ऑप्शन के बारे में पता है तो एरर, गलतियों के चांसेस नहीं होंगे। नमस्कार बेटा, नमस्कार, कैसे हो? तो देखो ध्यान से सुनना, प्लाज्मा और प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है नेक्स्ट सॉल्यूशन है आपका आइसोटोनिक सैलाइन। अब आइसोटोनिक सैलाइन, जनरली आप जानते हो कि नॉर्मल सैलाइन आइसोटोनिक होता है और इस सैलाइन के अंदर पोटेशियम नहीं होता है, सोडियम और क्लोराइड होता है। इसका मतलब यहां तो है ही नहीं, मैक्सिमम की बात तो छोड़ो। हाँ, फिर भी एक प्रश्न आपको बताऊंगा, सुनना कैसे। नेक्स्ट आता है रिंगर लैक्टेट, आरएल जिसको कि आप बोल रहे हैं। अब आरएल की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट आपको बताने वाला हूं। देखो, रिंगर लैक्टेट जो बेटा आप कह रहे हैं, इस रिंगर लैक्टेट में जरूर मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, और पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया भी। क्या बताया है तो सुन लो। आरएल और आरएल के अंदर अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेशियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पोटेशियम की बात कर रहे हैं। तो ये पोटेशियम का पहले तो अमाउंट बताऊंगा, कंसंट्रेशन बाद। देखो, अमाउंट अगर आपको पूछ रहे हैं
तो अमाउंट आपने बताना है 0.3 ग्राम पर लीटर। अब क्या आप जानते हैं कि एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन पूछे, वो आपको ये भी कह सकता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन रिंगर लैक्टेट, कि रिंगर, क्योंकि हर लाइन में से ही प्रश्न है, ये मैंने यहां ऑप्शन लिखा है, इसका मतलब पूछा तो जाता ही है ना। चलो यहां तक बताएं। इसके साथ साथ नेक्स्ट और आप पॉइंट बताएं कि आपसे अगर कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है बेटा, कंसंट्रेशन पूछी जा रही है आरएल में, तो पहले आरएल के बारे में डिस्कशन कर ले। तो आपने यहां बताना है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देखो ध्यान से सुन लीजिएगा कि 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम इन रिंगर लैक्टेट। आपके सामने तीन चीज आ गई है, प्लाज्मा पूछे तो इतनी बतानी है, आइसोटोनिक बोले तो यहां पर आपके पोटेशियम है ही नहीं है एनएस में, रिंगर लैक्टेट बोले तो रिंगर लैक्टेट में 0.3 ग्राम है पर लीटर के हिसाब से, 4 मिली इक्विवेलेंट इज द कंसंट्रेशन है, ये किस हिसाब से है बेटा, 1 लीटर के हिसाब से है। अब हमने अलग अलग तरीके से बता दिया, फिर भी एक पॉइंट रही गया है, वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब आपके सामने आ रहा है डैरो सॉल्यूशन। मेरा दावा है कि बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों ने नाम सुना नहीं होगा कि व्हाट इज द डैरो सॉल्यूशन। देखो बेटा ध्यान से सुनना, आप यहां बोल रहे हो डैरो सॉल्यूशन के बारे में, भाई डैरो सॉल्यूशन चीज क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये भी एक जनरल सॉल्यूशन ही है, जिस तरीके से हम आरएल और एनएस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली यहां पर जो सॉल्वेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन आरएल से थोड़ा सा विभिन्न है। कैसे, तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये डैरो सॉल्यूशन में जो आपका पोटेशियम है, ध्यान से सुनना, कि जो आपका पोटेशियम होता है, ये पोटेशियम है आपका 1.5 mg पर ml। अगर 1 ml में कितना बताया जा रहा है बेटा, ध्यान से सुन लो, कि अगर 1 ml में ही आपको 1.5 mg बोला जा रहा है पोटेशियम, कौन से सॉल्यूशन में, डैरो सॉल्यूशन में, तो आप सोच लो 1 लीटर में कितना होगा, लगभग आप यहां पे बोल सकते हैं 15 ग्राम। तो कहने का मतलब है कि आप ये बताएं, रेशो प्रॉपर निकाल लेना, मैंने एक प्रॉपर रूप से आपको बता दिया है। कहने का मतलब है कि पोटेशियम की मैक्सिमम और अधिकतम जो मात्रा है वो किस में देखी जा रही है, डैरो सॉल्यूशन में देखी जा रही है। लेकिन ये जो डैरो सॉल्यूशन आप कह रहे हैं, सुनते जाएं और बात को समझते जाएं कि ये जो डैरो सॉल्यूशन है, इस डैरो सॉल्यूशन में और क्या है, तो आप सुनिएगा कि इसका कंपोजिशन जो बताया जा रहा है, किसका कंपोजिशन, डैरो सॉल्यूशन के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। ये डैरो सॉल्यूशन के कंपोजिशन में आपने बताना है 25 mg, तो आपके होता है डेक्सट्रोज, और ये भी 1 ml की ही मात्रा है। दूसरा यहां पर आपने बताना है सोडियम सिट्रेट होता है, क्या होता है बेटा, सोडियम सिट्रेट होता है, और ये सोडियम सिट्रेट की मात्रा कितनी है, तो 2.5 mg पर ml। आप बताओ, तो देखो आप बात को समझते रहे, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, आईवी थेरेपी रिलेटेड क्वेश्चन सेशन में आपको बता रहा हूं, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा है कि सबसे अधिक सांद्रता पोटेशियम की निम्नलिखित, जो मैंने आपको नाम लिए हैं नॉर्मल सलाइन, मैंने आपको नाम लिया है आरएल, डैरो सॉल्यूशन या जो भी है, तो उसके अंदर हम लोग डैरो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। डैरो सॉल्यूशन की कंपोजिशन में आपको बता रहा हूं। कंपोजिशन में मैंने बता दिया कि डेक्सट्रोज जो है वो डेक्सट्रोज कितनी बताई जा रही है, 25 mg बताई जा रही है ml की मात्रा में, 2.5 mg आप कहते हैं सोडियम सिट्रेट बताते हो। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है सोडियम, ओनली सोडियम बोले तो 2 mg पर ml। इसके अलावा मैंने आपको पोटेशियम बता ही दिया है कि पोटेशियम की जो वैल्यू है 1.5 mg पर ml।
अब देखो ध्यान से सुनो, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, सोडियम सिट्रेट भी है, और इसके अलावा मैंने आपको डेक्सट्रोज भी बता दिया है। किसमें है ये बेटा? सारे के सारे डैरो सॉल्यूशन में। अब आप देख लो प्रश्न कैसे कैसे, मैंने एक ही प्रश्न लिखा है, लेकिन प्रश्न वो कराना नहीं था जो लिखा है, वो तो मैंने आपको आंसर की दे दी है ना। प्रश्न बताना था कि ये बन कैसे रहे। अब एग्जामिनर आपको यहां पे ये भी कह सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन, सुनने चाहिएगा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डैरो सॉल्यूशन, और लास्ट में लिख देगा एग्जैक्ट, कि निम्नलिखित में से डैरो सॉल्यूशन की कंपोजिशन में क्या नहीं है, प्रश्नवाचक निशान लगा दिया और लास्ट में एग्जैक्ट अपवाद। अब वो इनमें से आपको डेक्सट्रोज लिख देगा, सोडियम सिट्रेट लिख देगा, सोडियम लिख देगा, और पोटेशियम की जगह कैल्शियम लिख देगा। प्रश्न ऐसे ही बनने हैं बेटा, बार बार आपको बता रहा हूं कि कुछ इजी कुछ टफ, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमें एग्जामिनर झकरो रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि मैं तो भैया तेरे को निचोड़ करके ही लूंगा, तो तैयारी बेटा ऐसी करके जाओ कि एग्जामिनर भी याद रखे कि स्टूडेंट इस प्रकार के हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि एग्जामिनर स्किल टेस्ट बहाने, स्किल नहीं तो फिर आजकल और दूसरे तरीके ढूंढ लिए हैं। तो अपने आप को पूरे तरीके से निखारो, निखारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रुपों से जुड़ने से बेटा कुछ नहीं होगा। मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन बात सत्य है। चलो खैर, यहां तक आप बताएं। अब अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो आप यहां कह सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको ये पूछ ले कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डेक्सट्रोज इन डैरो सॉल्यूशन, या सोडियम की मात्रा बताइए डैरो सॉल्यूशन में कितनी होती है। तो ये अलग अलग तरीकों से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर ओवरऑल आकर के हम लोग अगर बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो प्रश्न हमने पूछा था, हमने कहा था कि व्हाट इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम, कि निम्नलिखित में से पोटेशियम की सबसे अधिक मात्रा कौन से सॉल्यूशन में है। तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या समझ में आ गया? तो आपने बताना है कि डैरो सॉल्यूशन जो है उसमें सबसे अधिक मात्रा होती है। और जनरली भाई शौक वाले मरीजों में आप इसको यूज कर सकते हैं, ब्लड लॉस अगर ज्यादा हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक जनरल कॉमन सॉल्यूशन है, लेकिन नाम तो अलग ही है ना। चलो खैर, यहां तक आए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो उसका शायद हाँ लिखा हुआ है रेशनल भी और थोड़ा, कि डैरो सॉल्यूशन के बारे में हमने बताया है, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सभी कन्वल्सेंसिंग एनिमल्स को लगाया जा रहा है, और यहां पर हम कह रहे हैं कि ये जो होता है इसके अंदर कंसंट्रेशन और रेशो है। जैसे हमने कहा था भाई 25 mg डेक्सट्रोज है, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड आप बता सकते हो, पोटेशियम यहां बता सकते हैं, सोडियम सिट्रेट, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कहने का मतलब है कि आपको प्रॉपर रूप से सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा हेमेक्सिल, हाँ उन बच्चों ने तो जरूर सुना होगा जिन बच्चों ने क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम किया है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बताता हूं पहले इसके बारे में 2-3 पॉइंट है जो आप सुनते जाएं और समझते जाएं, कि भाई ये जो हेमेक्सिल है, यहां पर तो पूछा जा रहा है कि हेमेक्सिल क्या कंटेन करता है। भाई हेमेक्सिल में बेसिकली क्या है? अब देखो यहां कंफ्यूजन यह है कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन कैसे है, तो वो भी आप सुनिएगा। कि यहां पर हम कह रहे हैं कि हेमेक्सिल, पहले तो मैं बता दूं हाँ जिस पर हमारी चर्चा चल रही थी कि क्या देखा होगा, कि आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। क्या अवेलेबल नहीं होता है? ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। तो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कॉलॉइड्स लगा देते हैं, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एल्बुमिन, कॉलॉइड्स एक ही बात है, लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब तक ब्लड का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, तो हम उसको हेमेक्सिल लगा करके उस ब्लड या फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। जरूरत पड़ती है जैसे सर्जरी वाले पेशेंट्स में, कुछ प्री ऑपरेटिव पेशेंट्स में हम लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा बर्न वाले पेशेंट, देखो ध्यान से सुनना, पहले तो प्रश्न को हल कर लेते हैं कि हेमेक्सिल में से निम्न में से क्या होता है। तो मैं सीधा सीधा आपको बता दूं कि सोडियम तो नहीं होता है,
कैल्शियम भी नहीं होता है। ज्यादातर जो कंफ्यूजन है वो इन दो के बीच रहता है। ये दो के बीच भी उनको कंफ्यूजन रहता है जिन्होंने स्टडी की है। जिन्होंने नहीं की उनको तो आंख बंद करना है और जहां निशान लग गया वही आंसर लगा डाला। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। सुनो, अब देखो आपको मैं बता दूं कि ये जो हेमेक्सिल होते हैं ये जनरली हैं तो क्या, कॉलॉइड्स। आप बता कि हेमेक्सिल क्या होते हैं, कॉलॉइड्स होते हैं, पहला पॉइंट। या आप ये भी कह सकते हैं एल्बुमिन डेरिवेटिव्स होते हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो आप बता रहे हैं किसके बारे में, हेमेक्सिल, कि हेमेक्सिल जो है वो जनरली कॉलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये एल्बुमिन डेरिवेटिव्स के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये अब जो डर है वो इस बात का है कि आंसर ये दें या क्या दें। तो मेरी बात सुन लीजिएगा, यहां पर एग्जामिनर ने बाल की खाल निकाल दी। बाल की खाल कैसे निकाल दी है तो आप सुनिएगा कि यहां पर जो एल्बुमिन है ये कह रहे हैं ये तो डेरिवेटिव है, लेकिन हेमेक्सिल कंटेन क्या कर रहा है, इसमें चीज बेसिक क्या है। तो यहां पर आपने आंसर बताना है डिग्रेडेड जिलेटिन। और जिलेटिन जो होता है ये क्रिस्टलॉइड्स होते हैं। जनरली क्रिस्टलॉइड बोल दो, कॉलॉइड्स बोल दो, और इनकी जो बेसिकली कह सकते हैं क्वालिटी है वो क्या कहला रही है, डिग्रेडेड जिलेटिन कहला रही है। और डिग्रेडेड जिलेटिन जो जनरली होता है वो किसमें होता है, हेमेक्सिल में होता है। अब ये जो हेमेक्सिल है कहां कहां यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हेमेक्सिल का जो जनरली यूज किया जा रहा है, भाई साथ में अगर एक चीज पढ़ रहे हैं तो दो चीजें और बताएंगे ना, कि भाई हेमेक्सिल और हेमेक्सिल का जनरल अगर यूज है तो एक तो आपने बताना है इंक्रीज फ्लूइड, या आप कह सकते हैं ब्लड वॉल्यूम। भाई फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम दोनों में ही बढ़ाने के लिए हम लोग किसको यूज कर रहे हैं। और ये और बता दूं कि ये जो होते हैं ना ये रैपिड एक्सपेंशन करते हैं। अब बात सुन लेना, एक प्रश्न यहां से भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल मेरी तो थ्योरी एक ही है कि हर लाइन में से प्रश्न बनता है। भाई आपने थ्योरी पढ़ करके क्या गढ़ जीत लिया, 4.5 साल बीएससी नर्सिंग करके आए हो, थ्योरी तो पढ़ी होगी ना। आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, ऑनलाइन यूट्यूब, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। आपको सिर्फ टाइम पास का साधन बनाया जाता है। भाई सब बच्चे कहते हैं मैं वहां फ्री में पढ़ रहा हूं, फ्री में नहीं पढ़ रहा भैया, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो क्यों कर रहा है कि समय ही तो हमारी लाइफ में लौट करके नहीं आता, और सब तो हम कमाते हैं और गवाते हैं। इसीलिए अपने समय का प्रॉपर यूज कर लो बेटा। तो देखो ध्यान से सुनना, अब एग्जामिनर आपको यहां से ये भी कह सकता है कि व्हाट इज द फ्लूइड कैन कॉज रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, कि ब्लड वॉल्यूम को रैपिड एक्सपेंशन कौन सा फ्लूइड करता है। तो ब्लड वॉल्यूम को रैपिड एक्सपेंशन वैसे तो बहुत कर रहे हैं, प्लाज्मा कर रहा है, बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लूइड नहीं। जनरल अगर हम यहां पर इसकी बात करें तो यहां पर आपने बताना है हेमेक्सिल रैपिड एक्सपेंशन करता है इस ब्लड वॉल्यूम को, और इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये जनरली आप लोग यूज कर सकते हैं, बर्न वाले पेशेंट में आप लोग यूज कर सकते हैं, किस मरीज में यूज कर सकते हैं, बर्न वाले पेशेंट में आप यूज कर सकते हैं, हाइपोवॉलेमिक पेशेंट के अंदर आप लोग यूज कर सकते हैं। अरे भैया बात समझ में आ रही है ना, तो ध्यान से सुनो कि यहां पर आपने बताना है हाइपोवॉलेमिक में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा पैनक्रेटाइटिस जनरली पेशेंट्स में आप यूज कर सकते हैं। और एक प्रोसीजर होता है पैरासेंटेसिस, उसके बाद भी जैसे एसाइटिस रिलेटेड जो डिजीज कंडीशंस होती हैं वहां पर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां एनएस या अन्य सॉल्यूशन जनरली यूज नहीं आते। इसके अलावा बहुत से पॉइंट है, आप सुने। देखो जहां पर मैंने इसके कुछ स्पेसिफाइड रेशनल्स तैयार किए हैं वो मैं आपको और बताना चाहूंगा। तो देखो ध्यान से सुनिएगा कि हेमेक्सिल जो होता है एक इंट्रावीनस कॉल है,
भाई ये आप एक तो हाईलाइट करते रहे जो मैं आपको बोल रहा हूं कि इंट्रावीनस कॉलॉइड, जैसा मैंने आपको बताया ही था कि कॉलॉइड्स हैं और ये जनरली यूज कर रहे हैं किस प्रकार के मरीज में, शॉक वाले पेशेंट। कौन से पेशेंट में यूज कर रहे हैं बेटा, शॉक, शॉक की कंडीशंस में जनरली यूज करते हैं। और इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि ये जो है जैसे सीवियर हेमरेज की कंडीशंस है वहां यूज करते हैं। इसके अलावा आपने बताना है प्लाज्मा का लॉस हो रहा है तो भी यूज करते हैं। बर्न का मरीज है, पेरिटोनाइटिस वाला पेशेंट है, पैनक्रिएटाइटिस है, वॉमिटिंग, डायरिया, जनरल इंजरीज, ये सभी जगह इस सॉल्यूशन का उपयोग लिया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि बेसिक जो हमारा उत्तर है वो यह है कि हेमेक्सिल कंटेन डिग्रेडेड जिलेटिन, और ये आपने मुख्य रूप से ध्यान देना। बात समझ में तो आ ही रही होगी, चलो समझते जाएं और सुनते जाएं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि अल्टरनेटिव है, किसका है, ह्यूमन एल्बुमिन सॉल्यूशन, कि ह्यूमन एल्बुमिन सॉल्यूशन का अल्टरनेटिव फॉर्म में भी हम लोग इस को यूज कर सकते हैं। तो भैया हेमेक्सिल तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बहुत से पॉइंट है। मान लो हेमेक्सिल की कंसंट्रेशन पूछ ली जाए, हेमेक्सिल की कंसंट्रेशन जो ज्यादातर आती है ये 1000 ml 1 लीटर में आती है, जहां पर आप देखते हैं पॉलीगैलिन यूज कर रहे हैं 35 ग्राम। ऐसे ये 500 का है, इसको सबको डबल करते जाओ, 4.25 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड को आप कर दो 8.5 ग्राम। ऐसे आपने बताना है यहां पर 0.20 ग्राम क्या है, पोटेशियम, तो इसको आप बढ़ा करके कर दो 0.40। मतलब ये 500 के हिसाब से रेशियो है तो ये लीटर के हिसाब से डबल कर दो। तो यहां तक एक तो आप बताएं और समझते जाए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने बता दिए हैं कि बर्न के पेशेंट में, सीवियर ब्लड लॉस की कंडीशन में, पैनक्रिएटाइटिस में आप जनरली इस सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। अगर ब्लड लॉस ज्यादा है, इंजरी है, तो भी आप हेमेक्सिल का यूज कर सकते हैं। कॉलॉइड्स है और एल्बुमिन डेरिवेटिव्स के रूप में भी इसका उपयोग लिया जा। नेक्स्ट सुनते जाए। देखो ये आपका मोस्ट फेवरेट। अब आप कहोगे सर ऐसे प्रश्न, हाँ मैं आपको कह रहा हूं ना, प्रश्न का तो कोई भी मान ईमान धर्म नहीं, किसी भी एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन आपका तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा मैं ये सोचता हूं जब भी स्टूडेंट से बात होती है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर बहुत लोअर स्टैंडर्ड पेपर आ गया था। मैंने कहा यार हाँ सही कह रहे हो आप। कुछ स्टूडेंट कहते हैं जब पेपर कठिन आता है, बोले सर ओवर स्टैंडर्ड आ गया था, नर्सिंग का तो था ही नहीं। भाई जब कठिन आ गया तो तुमसे नहीं हो रहा, जब इजी आ रहा है तो तुमसे नहीं हो रहा, तो क्या घर बुला करके पोस्टिंग लेटर आपको पहुंचाएंगे क्या एग्जामिनर? नहीं पहुंचाएंगे बेटा। ये समय गुजर गया तो कुछ नहीं होगा, इसलिए समय को पकड़ करके रखो और उसके साथ चलो। मैं तो कहता हूं 2 कदम आगे चलो, 2 कदम आगे चलोगे तभी आप उसको जीत पाओगे। तो ये एक एक ज्ञान की बात भी लेते जाओ, बहुत काम आने वाली है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन इजी के साथ साथ भी आपको एग्जाम में तो आते हैं। आपका भी वो कोई एग्जाम लगा था CHO, बोले बहुत इजी आ गए थे गुरुजी। अब बहुत इजी आ गए थे तो भी नहीं बन रहे भैया, तो अब सुनते जाओ। यहां पर हम कह रहे हैं 10% डेक्स्ट्रोज। अब ये 10% डेक्स्ट्रोज के बारे में बता रहे हैं। मैंने आपको कहा था यू शुड यूज द एलिमिनेशन टेक्निक्स, कि आप कोशिश करें कि रोंग को बाहर निकालें। जानते हो? हाँ वेरी गुड, आपने बताना है हाइपरटोनिक। लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। भाई जो बच्चे नहीं पता उनको तो बताना मेरा धर्म बनता है ना। तो देखो ध्यान से, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के तो पहले आप कुछ एग्जाम्पल और उदाहरण बता दो। भाई मैंने एक टेक्निक बताई है कि आप एलिमिनेशन को यूज करें। एलिमिनेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। सुन लो बेटा, अब यहां पर आपको कहा जा रहा है आइसोटोनिक 10%। भाई आइसोटोनिक में तो आपके आ रहे हैं RN, आपका आ रहा है NS एंड
5% डेक्सट्रोज। देखो ध्यान से सुनना, ये तो क्या है आपके आइसोटोनिक, हाँ या ना, है ना। इसका मतलब इनमें तो कहीं 10% डेक्सट्रोज नजर नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? मेरी तो आंखें कमजोर है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा भैया, नहीं आ रहा। सुनो, इसके अलावा दूसरा हाइपोटोनिक। अब ये सब प्रश्न है, मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से आइसोटोनिक कौन सा है, तो आरएल बोलो। ये एग्जामिनर लिख दे कि आरएल इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉर्मल सैलाइन इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, 5% डेक्सट्रोज इज द एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग। भाई आपको एक चीज में से ही अनलिमिटेड प्रश्न मिलेंगे और वो अनलिमिटेड प्रश्नों को ही सॉल्व आपने बेटा करना है। चलो, हाइपोटोनिक बोले तो आपने बताना है 0.45% एनएस। देखो बेटा ध्यान से सुनना, हाइपोटोनिक क्या, तो आपने बताना है कि वो फ्लूइड जिनकी सांद्रता बॉडी फ्लूइड से कम है वो जनरली हाइपोटोनिक होते हैं, या वो फ्लूइड जिनकी ऑस्मोलरिटी या वो सॉल्यूट जिनकी कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड से कम होती है। अलग अलग तरीकों से एग्जामिनर पूछता है, जो मैं बोल रहा हूं समझते जाओ और सुनते जाओ। तो देखो यहां आपने बताना है वो अब नॉर्मल सैलाइन आइसोटोनिक, मतलब उससे नीचे जितने भी आने वाले हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हाइपोटोनिक कहलाएंगे। तो आप यहां बता सकते हैं 0.45%, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ एनएस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपने बताना है 0.33% एनएस, इसको आप 1/3 एनएस के नाम से भी जानते हैं। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं बेटा, हाइपोटोनिक। इसी में आप बता सकते हो 1/4 एनएस, 1/4 जहां आप कहते हैं 0.225% एनएस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सारे के सारे जो कहला रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके कहला रहे हैं बेटा, हाइपोटोनिक। अब क्या यहां से प्रश्न नहीं आते हैं, आप याद कर लो, अगर आपने दिया हो भटिंडा एम्स, वहां पर भी प्रश्न आया हुआ है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। एग्जामिनर ने लिख दिया कि 0.45% इज द एग्जाम्पल of which of the following type of solution, तो आप समझ लीजिएगा कि 0.45% जो सॉल्यूशन है किसका है, हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल है। भाई प्रश्न अनलिमिटेड, एग्जामिनर आपको कह सकता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर को इंट्रासेल्युलर में शिफ्ट करते हैं। अनलिमिटेड तरीके से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आप समझते रहे, ये तो हम कह रहे हैं कि 10 प्रश्न हल कर रहे हैं, अब तक शायद मैं 30-40 प्रश्न तो आपको करवा चुका हूं, जिसमें अभी समय आधा घंटा हुआ होगा मैं। तो देखो ध्यान से सुनते जाएं, बात को समझते जाएं। तो ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपने बताना है हाइपरटोनिक के बारे में। हाइपरटोनिक बोले तो आपने बताना है 10%, 25% और 50% बोलना है डेक्सट्रोज। तो देखो ध्यान से समझते जाएं कि ये जो 50% डेक्सट्रोज है, ये 50% डेक्सट्रोज जनरली आपने यहां बताना है, और ये 50% डेक्सट्रोज हो गया, 10% हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, हाइपरटोनिक। इसी में आप शामिल कर सकते हैं 5% डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, वो भी इसी का उदाहरण है। इसी में आप शामिल कर सकते हैं मैनिटॉल। क्या मैनिटॉल के बारे में प्रश्न नहीं आते क्या? अरे भैया इसीलिए तो कह रहा हूं कि प्रश्न तो अनलिमिटेड हैं और आपको ये सभी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते। तो यहां तक आप बता सकते हैं। तो देखो अलग अलग तरीके से एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछ रहा है और अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, तो उन प्रश्नों को हल करना भी तो आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलें साहब यहां तक। इससे आगे नेक्स्ट और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। कौन सा है प्रश्न, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड। सुनते जाओ, यहां पर कह रहे हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब है ये जो नीचे लिख रहे हैं ना भैया, निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए जो है पॉइंट, उनमें से कह रहे हैं कि वो बताओ मेथड जिसके द्वारा असेस करते हैं, असेस का मतलब पता करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं। असेसमेंट मतलब डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। किस चीज का डेटा कलेक्शन कर रहे हैं? एडुकेसी, पर्याप्त मात्रा फ्लूइड रिप्लेसमेंट, मतलब किसी भी व्यक्ति को फ्लूइड लगाना चाहते हो तो बताओ निम्न में से कौन सा सबसे सही तरीका है जिससे आप उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब देखो बात को सुनना, ये सारे तरीके आप अपने सामने देख रहे हैं, कोई फ्लूइड का है, कोई किस चीज का है भी या नहीं है, तो आप सुनिए। अब मैं यहां से शुरू करता हूं, इंक्रीज पीएओ2, पार्शियल जो ऑक्सीजन के बारे में हम कह रहे हैं भाई, यहां पर पार्शियल कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है भाई, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है तो हम क्या करें? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है तो फ्लूइड लगा दो, घटा दो। समझ में नहीं आ रहा? यहां पर तो लेना देना ही नहीं है। इसके अलावा है ब्लड प्रेशर। मुझे एक बात बताओ कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो फ्लूइड बढ़ाओगे घटाओगे, या ब्लड प्रेशर कम हो गया तो फ्लूइड लगा करके ब्लड प्रेशर बढ़ा दोगे? ऐसा नहीं है। जनरली होता क्या है कि पेशेंट को अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो हाइपोटेंशन हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हाइपोटेंशन है तो फ्लूइड कम हो गया है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि ब्लड प्रेशर भी डायरेक्ट फ्लूइड की एडिक्वेसी को नहीं बताता। चलो साहब, इसके अलावा दो पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्यास, लेकिन ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है थ्रस्ट। इसके अलावा कह रहे हैं इंक्रीज हो रहा है यूरिन आउट। देखो बेटा ध्यान से सुना, ये दो पॉइंट आपके सामने लेकर के आए हैं, लेकिन यहां पर अगर वो कहता डिक्रीज की जगह इंक्रीज, तब आप कह सकते थे कि फ्लूइड लगाओगे, बिकॉज थ्रस्ट इज आल्सो अर्ली इंडिकेटर ऑफ डिहाइड्रेशन, कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो प्यास तो लगती है। गर्मी के मौसम में आप देखते हो कि हम लोग थोड़ा थक गए हैं, धूप में घूम रहे हैं या जो भी, तो ऐसी स्थिति में प्यास लगने लगती है। दैट इज फ्लूइड की डिमांड कर रही है बॉडी। लेकिन यहां पर डिक्रीज बोल रहा है भैया, इंक्रीज नहीं बोल रहा है। मामला यहां भी गंभीर है। जब तीनों ही नहीं है तो सीधा सा मतलब समझ लो, यूरिन आउटपुट ज्यादा आ रहा है लेकिन इनटेक अगर आप कम ले रहे हो, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे। तो कहने का मतलब है कि यूरिन आउटपुट भी इस बात को निर्धारित करता है कि बॉडी में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। चलो एक बात और मुझे बताओ, अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं, सुनना, एक स्पेसिफाइड प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं, या स्पेसिफाइड आप समझो या ना समझो, मुझे यहां पर आप बताओ, अगर मैं आपसे यहां पर कहता हूं कि एक क्लाइंट है या एक पेशेंट है या एक व्यक्ति है, आप हो मैं हूं, कोई भी समझ लो, कि वो व्यक्ति 1500 ml जो है उसका क्या है? यूरिन आउटपुट है। तो बताओ व्हाट इज द intake should be prescribed by physician। कहने का मेरा मतलब है भैया, बात सुनते जाओ समझते जाओ, कि प्रश्न तो वो था लेकिन बन तो और भी गया ना। कैसे बन गया? वो ऐसे ही बन गया। यहां पर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसको यूरिन आउटपुट इतना है, तो बताओ इस आधार पर कितना फ्लूइड उसको इनटेक की सलाह डॉक्टर के द्वारा की जाएगी। इसका प्रॉपर फार्मूला है भैया, आउटपुट जितना आ रहा है ना
उसको प्लस कर दो 700 से, तो मिनिमम क्राइटेरिया इतना तो होना ही चाहिए कि उस व्यक्ति को जो फ्लूइड लगाओगे या उसको पानी पीने के लिए कहोगे वो कितना बोलोगे, 2200 ml। इसीलिए तो कहते हैं 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, क्योंकि इतना ही तो तुम निकाल डालते हो। बात समझ में आ रही है ना? तो प्रश्न तो ऐसे बनने हैं यार, बने बनाए प्रश्न तो दुनिया ही करवा रही है, लेकिन एग्जामिनर आपने देखा होगा बने बनायों पर फोकस कम रखता है। नॉर्थ का एग्जाम दिया हो तो याद आ रहा होगा, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी कुछ निकला नहीं ना। क्यों नहीं निकला भैया? वो इसीलिए नहीं निकला कि पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन अप टू द मार्क नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप साथ में बने रहें। अगर बने रहोगे तो ये मान लीजिएगा कि आपकी सफलता बहुत नजदीक है, अन्यथा तो फिर भैया इच्छा आपकी। चलो खैर, यहां तक आप बताओ। इसके साथ साथ नेक्स्ट और नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आंसर दो बेटा, प्रश्न तो पढ़ लो यार, इतनी जल्दी क्या है। हाँ देखो आंसर दे रहे हैं 154। क्या दे रहे हैं सुनो, यहां पर हम कह रहे हैं कंटेंट ऑफ सोडियम आयन इन द रिंगर लैक्टेट, और किसमें पूछा जा रहा है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में पूछा जा रहा है। अब बेटा देखो ध्यान से सुनो, एक बात और मैं आपको यहां बता देता हूं कि आपने यहां पर बताना है कि ये जो RL है ना, इस RL का आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन। भाई आप उत्तर तब ही दे पाओगे कि जब आपको ये पता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिंगर लैक्टेट, कि रिंगर लैक्टेट की कंसंट्रेशन क्या होती है। तो देखो ध्यान से सुनो, यहां पर आपको कह रहे हैं कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में सोडियम की बताइए कितनी सांद्रता होती है, किसमें? RL में। तो देखिएगा ध्यान से सुन, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, पहले आप सुनते जाएं कि ये जो RL की कंपोजिशन है, इस RL की कंपोजिशन में आप कह रहे हो तो क्या क्या है, पहले तो आप ये समझ लें। यहां पर हम कहते हैं इसमें होता है एक तो आपका पोटेशियम, एक होता है कैल्शियम, एक होता है क्लोराइड, एक होता है आपका सोडियम। क्या होता है बेटा? सोडियम होता है। इसके अलावा आप बताओ क्या होता है? इसके अलावा इधर लिखता हूं, एक होता है लैक्टेट। देखो बेटा ध्यान से सुनते जाएं और बात को समझते जाएं। यहां पर हम कह रहे हैं कि जो RL है उस RL की कंपोजिशन में आप बता रहे हो कि पोटेशियम भी होता है, आप कह रहे हो कि कैल्शियम भी होता है, आप कह रहे हो क्लोराइड भी होता है, आप कह रहे हो सोडियम भी होता है, इसके अलावा क्या होता है? लैक्टेट होता है। आया ना? तो सुनिए, आपसे जो प्रश्न पूछा है वो यहीं से निकल जाएगा अगर आपको एक एक चीजों के बारे में पता है। देखो लैक्टेट जो है उसमें आपने बताना है 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बात सुने, आपने यहां पे बताना है कि लैक्टेट और लैक्टेट की जो कंसंट्रेशन है वो लैक्टेट की कंसंट्रेशन कितनी है? 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपने बतानी है। भाई ये कंसंट्रेशन ही तो पूछ रहा है। सोडियम की अगर बोले तो आपने बताना है 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड की पूछे तो 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम की पूछे तो 2.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या बचा? पोटेशियम पूछे तो 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब भाई मेरी बात को सुनते रहो, समझते रहो। यहां पर तो सिर्फ किसकी पूछी है? सोडियम की पूछी है, लेकिन सोडियम की जगह अगर पोटेशियम की पूछ ली होती तो आपने 4 मिली इक्विवेलेंट आंसर देना था। अगर कैल्शियम की पूछ ली होती तो 2.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आंसर देना था। अगर क्लोराइड की पूछ ली होती
तो 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपने आंसर देना था। सोडियम देख रहे हो 130 है, तो यहां पर सीधा सीधा आपने आंसर दे ही दिया है। इसके अलावा लैक्टेट की पूछी होती तो 28 दिया होता। अरे भाई प्रश्न एक नहीं, प्रश्न तो 5 5 6 6 हैं। एक तरीका। दूसरा एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन आरएल या नॉट प्रेजेंट इन आरएल। भाई प्रश्न अलग अलग तरीके से है ना, कि कौन सा तो मौजूद है, एक प्रश्न तो अलग लिख देगा, एक इनमें से लिख देगा, और ये 3 लिख देगा इसमें से और बोलेगा कौन सा मौजूद नहीं है, तो वो भी प्रश्न बन रहा है। अरे भाई प्रश्न तो ऐसे ही बन रहे हैं, क्योंकि जब कंपटीशन में जाते हो तो टॉपिक तो वही है, लेकिन प्रश्न तो बन अलग तरीके से रहा है ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते रहे, आप लोगों को टॉपिक की टेस्ट सीरीज दी जा रही हो, टेस्ट सीरीज करते रहे, और हमने भी अब अपना बिगुल बजा दिया है हमारे बच्चों के लिए कि आप बने रहें और आप लोगों को रेगुलर यही टेस्ट सीरीज लाइव में नहीं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों को करवाई जाएगी। और जो लाइव लाइव कह करके डालते हैं उनको बताना लाइव होता क्या है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेटा देखो बात तो सुनिएगा कि बेसिक चीज क्या है। हम पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन हमें क्या समझ में आ रहा है। आप देखो यहां सुनिएगा कि 154 बोले तो ये तो किसकी है, सोडियम की है, लेकिन ये सोडियम की किस में है, नॉर्मल सलाइन में होती है भैया। जबकि ये किसके बारे में पूछ रहा है, आरएल के बारे में। ये होती नहीं है, ये रॉन्ग है। ये पूछे तो ये चलो, तो आंसर क्या निकला बेसिक 130 सोडियम किसमें, आरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनिए भाई। यहां पर अगर आपको बात अब समझ में आ गई होगी क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है, तो आप यहां सुनते जाएं। यहां पर हम कह रहे हैं कि सोडियम कंटेंट ऑफ 1 लीटर ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि आइसोटोनिक देखो दो चीजें आपकी हल हो गई है कि आइसोटोनिक सैलाइन जो है उस आइसोटोनिक सैलाइन में सोडियम जो कंटेंट है 1 लीटर में उसकी क्या कंसंट्रेशन है। अभी मैंने शायद लिखवा ही दिया था। देखो 70 40 नहीं है, 140 बेसिक क्या बचा है 150। ये जनरली सोडियम की है, किसकी है, सोडियम की। यही पूछे तो क्लोराइड की भी अगर आपसे पूछी जा रही है ना बेटा, तो क्लोराइड की भी सेम आपने इतनी ही कंसंट्रेशन बतानी है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है सोडियम इज आल्सो 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन नॉर्मल सैलाइन एंड क्लोराइड इज आल्सो 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो दोनों मिलकर के कितने हो गए हैं, 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर। देखो एक एक चीज बता रहा हूं, कैसे सुनना मेरे बेटा। यहां पर आपने कहा कि 154 तो क्या है, सोडियम है, और 154 ही क्या है, क्लोराइड है। जोड़ तो हमें आता ही है कि 154 और 154 को जोड़ा तो कितना आया, 308 आया। और ये जो ऑस्मोलरिटी आप बताते हो उसकी यूनिट कितनी है, मिली ऑस्मोल पर लीटर। और मैं आपको ये बात बता दूं, एग्जामिनर ये भी कह सकता है व्हाट इज द यूनिट of the osmolarity when normal saline are transfused or infused to the patient। कि एक पेशेंट को जिसको कि नॉर्मल सैलाइन लगा रहे हैं, तो उस व्यक्ति में अगर आपको पेशेंट पूछ ले, डॉक्टर पूछ ले या कोई और पूछ ले, तो आपको वहां बतानी है कि इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो कितनी होती है, 308। तो यहां तक आप बता सकते हैं। यूनिट पूछे तो यूनिट बताओ, यह भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो अलग अलग तरीकों से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न वही हैं, लैंग्वेज तरीके बदल जाने वाले हैं। सुनिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरटोनिक, मैंने आपको अभी बता ही दिए थे एग्जांपल्स के बारे में। 5% डेक्सट्रोज पता ही है आपको, आइसोटोनिक है। कौन सा है बेटा, आइसोटोनिक, ये आपको पता ही है।
हाइपोटोनिक है। पहले एक बार माइंड में पिक्चर बनाए, ये आप देख रहे हो ये क्या है, आइसोटोनिक है। और मैं आपको यहां पर बता दूं, सुन लीजिएगा कि यहां पर आपको कह रहे हैं नॉर्मल सैलाइन कितने परसेंट है, 0.9। कौन सा हो गया बेटा, आइसोटोनिक। 0.45% कौन सा हो गया, हाइपोटोनिक। 5% डेक्सट्रोज कौन सा हो गया, आइसोटोनिक। इसमें ये आइसोटोनिक, ये आइसोटोनिक और ये हाइपोटोनिक, क्या बच गया। तो ध्यान दीजिएगा कि 0.9% से ऊपर जो भी आने वाले हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हाइपरटोनिक कहलाएंगे। और यहां पर आपका आंसर बेसिकली 3% नॉर्मल सैलाइन, और ये 3% नॉर्मल सैलाइन किसका उदाहरण है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का उदाहरण है बेटा। अब देखो बात को सुनना, ये तो ऐसे पूछा, एग्जामिनर इसको प्रश्न भी बना सकता है और लिख सकता है 3% नॉर्मल सैलाइन इज द एग्जांपल of which of the following type of solution, कि 3% नॉर्मल सैलाइन निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के सॉल्यूशन का उदाहरण है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, फिर वहां पर हाइपरटोनिक आना चाहिए। कहने का मकसद यही है कि प्रश्न उत्तर भी बन सकता है, उत्तर प्रश्न भी बन सकता है, और इतना सा घूमते ही तो स्टूडेंट्स घूमना शुरू हो जाते। आपने नहीं घूमना है बेटा, जितनी भी नैक प्रैक्टिस करनी है ना वो एग्जाम से पहले ही कर ले। एग्जाम में जाकर के तो 4 और 6 ही लगाना, वहां प्रैक्टिस करके। चलो देखो यहां तक आप बताओ, ये हर तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आइसोटोनिक का उदाहरण पूछे तो बताओ, यार ये लिख दे तो इसका उदाहरण बताओ। चलो है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो आपके सामने आ रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ ट्यूब, कि भाई ये ट्यूब आपके सामने है और इस ट्यूब के बारे में आपको पूछा जा रहा है। अब ट्यूब, जैसे आपने देखा होगा कि आज के समय पर इमेज बेस्ड क्वेश्चनरीज बहुत पूछी जा रही है। इमेज बेस्ड जो क्वेश्चनरीज आपके पूछी जा रही है तो आपको पता भी तो हो। अब हमारी आदत क्या है, एक एग्जाम में इमेज बेस्ड आ गई तो लो फिर नहा धो करके हम इमेज बेस्ड के पीछे लग गए। एक में नहीं आई तो ये लो साहब हम हट गए। अपनी तैयारी सेम तरीके से रखें और उसको एडवांस स्टेज पे ले जा करके रखें, क्योंकि एक एग्जाम दोगे हो सकता है सिलेक्शन नहीं हो, दूसरा दो नहीं हो, तीसरे में जरूर सिलेक्शन हो, क्योंकि एग्जामिनर पैटर्न बेसिक ही रखता है। जो बार बार बदल रहा है तो उसके पीछे घूम रहे तो वो घुमाता ही रहेगा और आप भी घूमते रहे। तो देखो ध्यान से सुनना, यहां पर कह रहे हैं कि ये दिखाया गया जो कैथेटर या दिखाई गई जो ट्यूब है, क्या पूछ रहे हैं, उसका नाम पूछ रहे हैं। अब नाम पूछ रहे हैं तो बताओ ना यार, क्यों शर्मा। देखो अब आप सुनिएगा कि यहां पर कह रहे क्विंटॉन कैथेटर, तो बेसिक तो मैं बता दूं कि ये क्विंटॉन कैथेटर ही है। क्विंटॉन कैथेटर जनरली जो यूज करते हैं ना डायलिसिस वगैरह के लिए, आप लोग यूज करते हो, किसके लिए यूज करते हैं, डायलिसिस, जो हीमोडायलिसिस वगैरह होता है ना वहां पर इस क्विंटॉन कैथेटर को यूज करते हैं। और ये क्विंटॉन कैथेटर जनरली आपके सेंट्रल लाइन का ही एक प्रकार भी है। भाई क्विंटॉन कैथेटर डायलिसिस में भी यूज कर रहे हैं और इसको एज ए सेंट्रल लाइन कैथेटर के रूप में भी उपयोग लिया जाता है। तो याद ध्यान दें। अब ये चीज क्या है भाई, ये है डॉब-हॉफ ट्यूब। मैं बताऊंगा आप लोगों को जब इसका टॉपिक आएगा, फिर भी मैं आपको यहां डिस्कशन कर रहे हैं तो बता देता हूं कि डॉब-हॉफ जो है वो स्मॉल बोर, छोटे ल्यूमन डायमीटर की एक ट्यूब है, सक्रिय, और जनरली इस ट्यूब का यूज करते हैं कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए। जब हम एनजी ट्यूब लगाते हैं ना तो एनजी ट्यूब जो बिल्कुल ही लोअर ल्यूमन की होती है और लंबे समय के लिए उसको न्यूट्रिशन देते हैं, तो हम लोग इस ट्यूब का यूज करते हैं। तो डॉब-हॉफ जो ट्यूब होती है वो कंटिन्यूअस फीडिंग विद एनजी ट्यूब में यूज ली जाती है।
तो ये आप बताना कि कंटिन्यूअस जो आपकी फीडिंग होती है उस कंटिन्यूअस फीडिंग में डॉब हॉफ ट्यूब का यूज किया जाता है। हिकमैन कैथेटर, इमेज दिखाऊंगा, इसको आने दो। हिकमैन कैथेटर में जनरल आपको वैसे बता देता हूं कि हिकमैन कैथेटर एक कैथेटर का प्रकार है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्यूनल्ड कैथेटर। नाम ही नहीं सुना होगा। एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है, पूछा गया है बताओ कौन सा कैथेटर है, तो वहां बताना पड़ेगा कि ये ट्यूनल्ड है। अब ट्यूनल्ड क्या है ये नहीं बता, आगे बताऊंगा, सुनना। तो देखिएगा हिकमैन कैथेटर जो है ट्यूनल्ड कैथेटर है, जिसे हम लोग यहां एक पोर्ट उसका अलग है जहां से इंसिजन लगाते हैं और चेस्ट के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं, मतलब गर्दन में से इंसिजन और उसको यहां से आगे से बाहर निकाला जाता है। दिखाऊंगा आगे में। फिर है ग्रॉस-हॉर्न कैथेटर। जनरली ग्रॉस-हॉर्न जो कैथेटर है इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करें। चलो खैर, देखो ध्यान से सुनो, यहां पे मैं बता देता हूं कि क्विंटन कैथेटर भी एक प्रकार का नॉन ट्यूनल कैथेटर। अब ये नॉन ट्यूनल सेंट्रल लाइन का ही प्रकार है। नॉन ट्यूनल क्या है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। जनरली डायलिसिस वगैरह में आप लोग इसको यूज करते हैं या आप कह सकते हैं, और कोई स्पेसिफाइड आपके राय। अब देखो ध्यान से सुनेगा कि यहां पर आप बता रहे हो, हाँ देखो ध्यान से सुने, यहां पर आपको कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर ऑब्जर्व बाय द नर्स एज ए नर्स व्हेन यू आर वर्किंग इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, कि जब आप एज ए नर्स क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं और आपके सामने ये ट्यूब आ जाती है, तो इस ट्यूब को कहां यूज करोगे, इस ट्यूब को किस नाम से जानते हैं। तो देखो एक एक के बारे में मैं आपको पहले पॉइंट बताऊं। ये आपके सामने पॉइंट लिख रहा है, जैसे पिगटेल से शुरू करता हूं। किससे शुरू करता हूं? पिगटेल। नाम सुना है पिगटेल? जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको तो पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, सुन लो। ये जो पिगटेल कैथेटर आप बता रहे हो, सुनते जाओ बेटा, कि ये जो पिगटेल कैथेटर आप बता रहे हो ना, इस पिगटेल कैथेटर के बारे में पहले एक डिस्कशन कर देते हैं। पिगटेल क्या है? पिग मतलब सुअर, टेल मतलब पूंछ। ऐसा कैथेटर जो कि सुअर की पूंछ के समान होता है। जनरली ये एक सर्जरी होती है नेफ्रोस्टोमी, वहां यूज किया जाता है। और यही प्रश्न लास्ट टाइम ऋषिकेश एम्स में भी आया है। सीधा सीधा पूछ लिया, पिगटेल कैथेटर आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, कि पिगटेल कैथेटर कैसा है। मैं इमेज बेस्ड जब क्वेश्चनरीज आप लोगों को कराऊंगा तो एक एक इमेज जो यहां बच भी रही है ना, उनके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। वैसे तो टेस्ट सीरीज में तो आपको ये मैंने दे दिया है, लेकिन ये पहले दिया था जब हम लोगों ने टॉपिक वाइज शुरू नहीं किया था। अब आपने देखा ही नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेरे देने के बाद ये एग्जाम में आ चुका है। अब सुनिएगा, पिगटेल कैथेटर है जो जनरली नेफ्रोस्टोमी जो सर्जरीज होती है वहां पर हम लोग इसका उपयोग लेकर के चल। ओपन रीनल सर्जरी है तो यहां पर हम लोग इसका यूज लेकर के चलते हैं बेटा। तो आपने यहां पे बताना है कि इस कैथेटर का यूज नेफ्रोस्टोमी सर्जरी के अंतर्गत हम लोग एक तो कर सकते। तो यह बताओ, इसके अलावा है स्वानगंज कैथेटर। स्वानगंज कैथेटर तो भैया बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वानगंज कैथेटर वो है जो सेंट्रावीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर को चेक करने के काम में लेते हैं। तो आपने यहां पे बताना है सेंट्रल वीनस प्रेशर अगर चेक करना है ना, तो हम लोग कौन सा कैथेटर, इसी को यूज करते हैं। डॉबॉफ के बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया था। जब तीनों ही नहीं है तो क्या बचा? ग्रॉस-हॉर्न कैथेटर। अब ये ग्रॉस-हॉर्न चीज क्या है? तो बेटा ग्रॉस-हॉर्न के बारे में भी 2-3 पॉइंट है जो आप यहां मेंशन कर लें। भाई ग्रॉस-हॉर्न जो कैथेटर होता है ये भी एक प्रकार का कैथेटर है, जनरली बता रहे। सिर्फ अंतर है कि ये ट्यूनल्ड और नॉन ट्यूनल्ड दोनों ही तरीके से, आगे बताऊंगा ट्यूनल और नॉन ट्यूनल क्या होते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि ये जो कैथेटर है जैसे कीमोथेरेपी वगैरह लगानी हो वहां यूज कर रहे हैं। इस कैथेटर का जो जनरली हम लोग यूज करते हैं
वो अनेस्थेटिस्ट के द्वारा इसको लगाया जाता है, और इस कैथेटर को जो लगाया जाता है उसका प्लेसमेंट एक्सरे के द्वारा देखा जाता है। हाँ, एग्जामिनर ये जरूर पूछ सकता है कि भाई ग्रॉस ऑन कैथेटर प्लेसमेंट इज कंफर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मेथड, कि ग्रॉस ऑन कैथेटर के प्लेसमेंट को कौन से मेथड से हम लोग प्लेसमेंट चेक करते हैं, तो रेडियो डायग्नोसिस या सीधा सीधा एक्सरे आप बता सकते हो। तो यहां आप बताएं, ये इसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट इज द ट्यूनल और व्हाट इज द नॉन ट्यूनल, मैं आपको आगे ही बताने वाला हूं, तो यहां तक बता सकते हो। इसके अलावा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन सिंपल भी तो नुकसान दे जाते हैं, कैसे, तो सुनिए। यहां पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ कैनुला ऑब्जर्व बाय द नर्स, कि जब आप एक पेशेंट को आईवी थेरेपी लगा रहे हो, सुनना, जब आप एक पेशेंट को आईवी थेरेपी लगा रहे हो, आंसर दो चलो कोई, कितना, 16 या 17 होता ही नहीं है, होता है बेटा, देखते हो। देखो ध्यान से सुनना कि ये जो आप बता रहे हैं, अब देखो आपको अपने आप आंसर मिलेगा, मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक बात बता दी है कि यू शुड ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग को बाहर निकाल दो, और रॉन्ग को बाहर निकाल दोगे ना तो सच तो, सही तो अपने आप ही सामने आकर के बोलना शुरू हो जाएगा। तो बात समझते रहें। यहां पर आप देखिएगा 20 गेज, तो 20 गेज की बात करें तो आप सभी को पता है होता कैसा है बेटा, पिंक होता है। कैसा होता है, पिंक होता है। 14 गेज की बात करें तो ये 14 जनरली कैसा होता है, ऑरेंज होता है कलर में। 16 की बात करें तो ये कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। और मैं आपको बता दूं, मेरे पढ़ाने के बाद ये आपके रायपुर एम्स में भी आ चुका है और ऋषिकेश एम्स में भी आ चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग याद नहीं करते, आप लोग वही 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। और मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर इमेज बेस्ड क्वेश्चनरीज भी पूछता है, जितने कैनुलास हैं उनकी फ्लो रेट भी पूछता है, कहां काम आते हैं ये भी पूछता है। जैसे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहां बताऊंगा कि यहां पर तो आप आंसर समझ लें कौन सा हो गया है, 17, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि 17 गेज जो है वो कैसे कलर का होगा, फिर व्हाइट, और मुझे लग रहा है कि ये जो दिखाया गया है कौन सा कलर है, व्हाइट ही तो है भैया। तो देखो यहां तक आप एक तो बता, अब मैंने आपको यहां तक तो बता दिया, लेकिन अब एक के एक कैनुला और एक के कैनुला की कलर कोडिंग के साथ साथ आपको पता हो यूज, जैसे मैं आपको यहां बता दूं कि आप देखिएगा कि जैसे 16 गेज है, 16 गेज के बारे में क्या प्रश्न नहीं आते हैं। एग्जामिनर कहता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन से गेज का कैनुला यूज करेंगे, 16 गेज। भाई 16 गेज जो होता है ना, ये मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज होता है। अब बहुतों को तो यही नहीं पता मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। मैसिव मतलब है कि ब्लड वॉल्यूम को पहले 24 घंटे में 100% रिकवर किया जाता है। मान लो एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो पूरा का पूरा 100% ब्लड वॉल्यूम रिकवर्ड करेंगे और उसको फ्लूइड लगाएंगे, ब्लड लगाएंगे, लेकिन पहले 24 घंटे में पूरा का पूरा रिकवर होना चाहिए। कैनुला वो चाहिएगा इसमें फ्लो ज्यादा जाए, कौन सा है फिर यहां 16 गेज आप कह सकते। चलो जी, 14 जनरली रूटीन में यूज नहीं आता है। 20 गेज अगर 18 गेज नहीं तो 20 से काम में लेते हैं। रूटीन थेरेपीज आईवी में हम लोग यूज कर सकते हैं, ओल्ड एज में 20 गेज कैनुला यूज कर सकते हैं। यहां तक आप बताएं। इसके अलावा 2 पॉइंट मैं आपको यहां और बता देता हूं। भाई ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जितने भी कैनुलास आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो पर्पल, जैसे पर्पल के बारे में आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। भाई पर्पल कलर है तो पर्पल कलर कैनुला के द्वारा फ्लो रेट कितनी है। भाई जिसको कलर पता है, मान लिया कलर पता है, जिसको ये पता है कहां यूज आता है ये भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उस कैनुला की फ्लो रेट कितनी है। तो फ्लो रेट पूछे तो सबकी अलग अलग डिटेल
जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, और क्लास में तो मैंने आपको बताई है ना, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था टॉपिक के बारे में। तो देखो यहां तक आप बताएं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत पॉइंट है तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। भाई आप ध्यान दीजिएगा, जैसे पर्पल कलर है आपका, जो कि बच्चों में यूज कर रहे हो, न्यूबॉर्न वगैरह में यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा ही होगा 13 ml जनरली हम लोग 1 मिनट के अंदर फ्लो दे सकते हैं, न्यूबॉर्न वगैरह को यूज करते हैं हम लोग। इसके अलावा येलो, येलो तो आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आया हुआ है। जनरली ये जो आप यूज कर रहे हैं 20 ml पर मिनट, ये सब इनकी फ्लो रेट्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर जैसे जैसे कंपटीशन टाइट हो रहा है ना, तो ऐसे ही प्रश्न आपको लेकर के आने वाला है। फ्लो रेट का मतलब है कि पूरा का पूरा उसका खोल दें आप फ्लो, तो भी इससे ज्यादा फ्लो डिलीवर्ड नहीं होगा। तो यहां तक बता। इसके अलावा फिर आपको बोल दें जैसे कौन सा है, ब्लू। भाई ब्लू कलर बोले तो आपने बताना है 36 ml पर मिनट। फिर कौन सा आ गया है आपका, पिंक है क्या, हाँ पिंक है, तो आप कह सकते हो 60 ml पर मिनट। आप देखिएगा ये कितने प्रश्न हैं भाई, हमने तो एक प्रश्न से शुरुआत की, लेकिन क्या प्रश्न एक आता है, नहीं ना, प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं। कैसे, तो आप सुनिएगा। हाँ तो देखो यहां पर आप बताएं, अब इसके अंतर्गत आप सुनिएगा, कौन सा कलर है, ग्रीन है क्या, ग्रीन कलर 90 ml पर मिनट। कौन सा कलर है नेक्स्ट, याद करके बताओ, भाई बताया था ना यार। ग्रीन के बाद आता है व्हाइट, आ गया क्या, व्हाइट तो तुमने बोला ही नहीं, व्हाइट, व्हाइट पूछे तो व्हाइट के बारे में बता। व्हाइट कलर है तो यहां पर आपने बोला 135 ml पर मिनट। कौन सा कलर बचा, ग्रे, तो यहां बोलना है 180 ml पर मिनट। और कौन सा बचा, ऑरेंज, ऑरेंज बोले तो 240 ml पर। अब आप एक चीज सोचो, कितने प्रश्न है यार, ये आप कहां से रहे हैं, आप वहीं से रहे हैं जो टॉपिक आपने पढ़ा। सिर्फ मेरा बताने का काम यह है कि आपकी कहीं चूक नहीं हो जानी चाहिए। तो बेटा देखो ध्यान से सुनते जाएं। आपने यहां पर बताया कि ये सारे के सारे कलर कोडिंग है, इन कलर कोडिंग को कहां कहां यूज करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। इनकी फ्लो रेट क्या है ये आप बता सकते हैं, कैनुला कब बदलते हैं या मैं कह रहा हूं हर लाइन में से प्रश्न है। जितने एक एक टॉपिक में 100 150 प्रश्न बनेंगे, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक पढ़ेंगे साथ में क्वेश्चंस और साथ में उनके टेस्ट। तो ये प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ अब देखो यहां पर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सुने, ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन ये सामने है आपके, वे हर जहां पर सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं, कौन से सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं, जो चित्र में दिखाया गया है। एग्जामिनर आपको कह रहा है कि चित्र में जो दिखाया गया सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति और कंडीशंस में यूज लिया जा। बात समझ में आ रही होगी। आपने यहां पर बताना है कि नॉर्मल सैलाइन है, ये है क्या दिख रहा है ना, या 0.9। एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आपने बताना है 9 ग्राम होता है। कितना होता है, 9 ग्राम होता है 1 लीटर में। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अरे प्रश्न तो हर लाइन में से ही है, पर इस पर आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं कौन सी कंडीशन में लगाओगे। तो कंडीशन सुन लीजिएगा, यहां पर कह रहे हैं सेलुलर एडिमा। भाई ये तो रिटेंशन ऑफ वाटर पैदा करेगा, सेलुलर एडिमा में तो नहीं लगाएंगे। और जनरली मैं आपको यहां पर बता दूं कि सेलुलर एडिमा में लगाने का बेसिक कोई यूज भी नहीं। इसके अलावा बर्न में तो बिल्कुल नहीं लगाना है। बर्न में हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, आरएल को देते हैं, ना कि एनएस। सीवियर हैमरेज की जो कंडीशंस होती हैं
वहां पर भी हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, आरएल को देते हैं। क्या बच गया, शॉक। शॉक वाले पेशेंट में सबसे पहले अगर प्रायोरिटी पूछी जाए तो आंसर किसको देना है, एनएस को देना है, क्योंकि एनएस ही फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है, और ये फ्लूइड को इधर उधर शिफ्ट नहीं करता है, क्योंकि कोई फोर्स तो होता ही नहीं है, आइसोटोनिक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम बढ़ाता है, और शॉक वाली कंडीशन में एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम ही तो कम होता है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए यहां जो बेसिक प्रायोरिटी है वो किसको दे रहे हैं, नॉर्मल सैलाइन, और नॉर्मल सैलाइन किसमें सबसे पहले यूज किया जाएगा, शॉक वाले पेशेंट में यूज किया जाएगा। हेमरेज बर्न में आरएल और सेलुलर अगर एडिमा है तो यहां पर फिर आपका आ जाएगा जैसे मैनिटॉल। अरे भैया मैनिटॉल जो होता है ना, वो मैनिटॉल सेलुलर एडिमा कम करता है कि नहीं करता, अरे मैनिटॉल भैया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मैकेनिज्म है कि इंट्रासेलुलर को एक्स्ट्रा सेलुलर में शिफ्ट करेगा, तो सेल में जो फ्लूइड है वो बाहर आएगा ना, तो एडिमा कम होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब सेलुलर एडिमा में मैनिटॉल यूज करो, हाइपरटोनिक यूज करो, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं तो बर्न में, और फ्लूइड लगा रहे हो तो सीवियर हेमरेज में आरएल, अपने आप शॉक में आप एनएस लगाओगे। तो देखो अलग अलग तरीकों से एक एक प्रश्न में अनलिमिटेड क्वेश्चनरीज हम लोग हल कर रहे हैं। नेक्स्ट बात, ये आपके काम का नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। हाँ देखो सिंपल सा लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट नॉट प्रेजेंट इन हार्टमान सॉल्यूशन। पहले तो ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज द हार्टमान सॉल्यूशन। ये हार्टमान चीज क्या है, हार्टमान सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज रिंगर लैक्टेट। इसका मतलब ये किसके बारे में पूछ रहा है, आरएल के बारे में पूछ रहा है भैया, आपको किसके बारे में पूछ रहा है, आरएल के बारे में पूछ रहा है। और आरएल की कंपोजिशन मैंने आपको अभी बताई थी, फिर भी आपको पता हो कि ये जो आपका आरएल है यही हार्टमान सॉल्यूशन है। जैसे मुझे ध्यान है हार्टमान सॉल्यूशन के नाम से ये आपके प्रश्न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, आपके यूपी एमपी सीएचओ के एग्जाम्स में आया हुआ है। भाई प्रश्न तो हर जगह अलग अलग रूप में आ रहे हैं, कोई लोअर कोई अपर कोई मीडियम, जैसे भी आए आपकी प्रिपरेशंस प्रॉपर होनी चाहिए। अब देखो यहां तक ध्यान देना, पोटेशियम क्लोराइड लिखा था मैंने, होता है आरएल में, कैल्शियम क्लोराइड लिखा था मैंने, होता है। पोटेशियम क्लोराइड मैंने कहा था 0.3 ग्राम होता है 1 लीटर में, 0.2 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड होता है। सोडियम सिट्रेट होता है या सोडियम लैक्टेट होता है, तो सोडियम लैक्टेट होता है भैया आरएल में, सिट्रेट नहीं होता है क्योंकि NaCl भी होता है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट कैसे, यहां पर एग्जामिनर जब सोडियम सिट्रेट लिखता है ना तो याद नहीं रहता, माइंड में सिर्फ चलता रहता है सोडियम सोडियम, और सोडियम तो है, चाहे वो सोडियम क्लोराइड बोलेगा या सोडियम लैक्टेट बोलेगा, तो सिट्रेट नहीं होता, होता क्या है, लैक्टेट होता है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, सोडियम सिट्रेट तो एंटीकोएगुलेंट की तरह यूज आता है, ब्लड वगैरह में हम लोग रखते हैं, सैंपल कलेक्शन वाइल्स में हम लोग रखते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे इसको। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड भी आरएल के अंदर होता ही है। मतलब ये तो तीनों तो हैं, क्या नहीं है यहां पर, सोडियम सिट्रेट नहीं। ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। अब ये जो छोटा सा तरीका है वो ये भी कह सकता है कि भाई यहां पर मान लो सोडियम सिट्रेट नहीं लिखता और NaCl ऊपर करके नीचे लिख देता ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाता, और यहां क्या हटा देता, नो। प्रश्न ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पर बदल जाते हैं, प्रश्न बनाना ही
अपने आप में। मैं हर बार जब भी पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को, हजारों स्टूडेंट पढ़ा दिए, लेकिन बार बार सिर्फ कहने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपको यह पता होना चाहिए कि प्रश्न बनेगा कैसे और आप उसका आंसर कैसे दोगे। चलो यहां तक आपने बता दिया है। पढ़ चुके हैं। हाँ भाई देखो ध्यान से सुनना, यहां पर आपको कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ सेंटर लाइन ट्यूब, कि जो सेंटर लाइन ट्यूब है ना, कौन सी, ये जो दिखाई गई है, इसका क्या पूछ रहे हैं, नाम पूछ। सुनना, हिकमैन, पीआईसीसी, नॉन ट्यूनर, ट्यूनर, यहां पर आकर के तो अच्छे अच्छों को पसीना आ जाने वाला है। कैसे, तो बात सुन। पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि भाई ये सेंटर लाइन का प्रकार है, और ये जो सेंटर लाइन का प्रकार आप देख रहे हैं, यहां पर मैं अलग अलग रूप से तो पहले सीधा इसका आंसर ही बता देता हूं कि ये जो कैथेटर है ये नॉन ट्यूनल्ड कैथेटर। कैसा है बेटा, नॉन ट्यूनल्ड कैथेटर। तो ये तो एक बार आंसर कर दो, फिर इनकी डिटेल अलग से आपको बताता हूं कि व्हाट इज द ट्यूनर, व्हाट इज द नॉन ट्यूनर। देखो यहां आप देख रहे हैं, चित्र देखिएगा कि यहां पर जो आपका कैथेटर है, ये कैथेटर, ये देखो यहां आप देख रहे हो कि ये जो कैथेटर है, यहां से सब क्लेवियन के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, सब क्लेवियन के थ्रू आपने इसको इंसर्ट किया। अब यहां पर आपने इसको इंसर्ट तो कर दिया, और जिस रास्ते से ये कैथेटर इंसर्ट किया है उसी से इसका एग्जिट पोर्ट, मतलब इसका जो एग्जिट है और एंट्री है वो दोनों सेम साइड होती है। एंट्री और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट ऑफ द सेंटर लाइन इफ द सेम साइड, दैट इज नोन एज नॉन ट्यूनल कैथेटर। और ये नॉन ट्यूनल कैथेटर मात्र 21 डेज के लिए यूज किए जाते हैं। कितने दिनों के लिए यूज किए जाते हैं, 21 दिन के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि रिस्क ऑफ इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब नॉन ट्यूनल कैथेटर कम समय के लिए काम में आएंगे सेंटर लाइन में। नॉन ट्यूनल वो है एंट्री और एग्जिट सेम साइड से होती है, और 21 दिन तक इसको यूज करते हैं। बात समझ लीजिएगा। देखो आप यहां कह रहे हैं कॉलर बोन सबक्लेवियन से इनको डाला, एंट्री यहां हो रही है और एग्जिट भी सेम इसी जगह से एग्जिट हो रहा है, और ये इसके ट्यूब, यहां से आप दवा लगा सकते हैं। तो ये कॉमन सा पॉइंट है। अब इसके अलावा मैं आपको यहां बता देता हूं, देखो ये जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये है आपका ट्यूनल्ड कैथेटर। कौन सा कैथेटर है बेटा, ट्यूनल्ड कैथेटर है। ध्यान से सुनना, ट्यूनल, ट्यूनल का मतलब आपने सुना सुरंग, तो ये सुरंग बनाकर डाले जाते हैं। सुरंग का मतलब कैसे, कि यहां आप देख रहे हैं ये सब क्लेवियन से इन्होंने इसको इंसर्ट किया। भाई यहां पर तो आप देखिएगा इसकी क्या है, एंट्री हो रही है, कैथेटर यहां से डाला, और एग्जिट कहां से किया है, इन्होंने चेस्ट के रास्ते से इसको क्या किया है, एग्जिट किया है। कहने का मतलब है एंट्री अलग जगह से और एग्जिट अलग जगह से होगा, वो कौन सा है, ट्यूनल्ड कैथेटर कहलाता है। ट्यूनल्ड कैथेटर 21 दिन से ज्यादा सेंटर लाइन में यूज करते हैं। ट्यूनल्ड कैथेटर जो यूज कर रहे हैं उसके द्वारा पेशेंट को इंफेक्शन के चांसेस कम होते हैं, लॉन्ग टाइम यूज करते हैं। इमेज तो पूछी ही जाती है, लेकिन एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है कि सेंटर लाइन लॉन्ग टाइम में काम आती है, लेकिन एग्जामिनर ये भी तो कह सकता है कि व्हाट इज द कैथेटर आर यूज इन सेंटर लाइन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि लॉन्ग टाइम तो ले ली भैया, लेकिन लॉन्ग टाइम में कौन सा सेंटर लाइन कैथेटर यूज करोगे, तो लॉन्ग टाइम में ट्यूनल्ड सेंटर लाइन कैथेटर यूज किया जाएगा। कोई पूछता है क्यों, तो आपने बताना है रिस्क ऑफ इंफेक्शन कम होंगे, चांसेस कम होते हैं, इसीलिए इसको यूज करते हैं। इसी चित्र में भी आप देख रहे हैं यही ट्यूनल्ड कैथेटर।
यहां पर से आप देख रहे हैं कि यहां पर इसको इंसर्ट किया जा रहा है और एग्जिट यहां से इसको किया जा रहा है, ये चेस्ट के रास्ते से। तो ये प्रॉपर रूप से आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये हमने बता दिए हैं व्हाट इज द ट्यूनल एंड व्हाट इज द नॉन ट्यूनल। इसके अलावा मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसी के अंदर जैसे पिक लाइन के बारे में भी मैं पॉइंट देखा था। पिक लाइन जो होता है ना, वो जनरली आप देखते हैं कि ये यहां पर जो सिफेलिक वेन होती है ना, उस सिफेलिक वेन से डालते हैं। सिफेलिक नहीं तो फिर बैसिलिक वेन से हम लोग डालते हैं। सिफेलिक मोस्ट कॉमन साइट है पिक लाइन। पिक लाइन की फुल फॉर्म है पेरिफेरल इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर। वो भी सेंट्रल कैथेटर का ही प्रकार है, लेकिन वो पिक लाइन है, जैसे कैंसर वगैरह के पेशेंट है, पैरेंटल न्यूट्रिशन है, तो वहां कीमो ड्रग्स हैं, वो हम लोग उससे लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड, इन सब के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए गए हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चनरीज टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो बच्चे लेट जुड़े हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, अपने दोस्तों को बताएं। और आज तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ मेरा बताने का मकसद है कि आप रेगुलर बने रहें बेटा। और मैं आपको बता दूं कि इतना पढ़ाऊंगा का मतलब यह है कि आज हमने पेपर, क्योंकि एक दिन में तो क्वेश्चन सॉल्व होना पॉसिबल है नहीं भाई। आप ध्यान दो, कितनी देर बैठोगे आप, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, लेकिन पेपर तो पूरा पढ़ा है। आज नहीं, हम कल नहीं परसों वापस से क्लास अरेंज करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन हल करेंगे। रेगुलर बने रहें। बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद।